A very good morning to the students. Today's date is 6th of August and the day is Thursday. And today's thought is always think twice before you speak. Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पार्ट 4 फिर क्या हुआ की रीडिंग कराई थी, उसे समझाया था और उसके कुछ अभ्यास कार्य भी कराए थे। आज मैं उसी के आगे आपको अभ्यास कार्य बुक में कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की किताब निकालेंगे, पेज संख्या 34 खोलेंगे। अभ्यास 1, भाषा की बात की अभ्यास संख्या 1 करना शुरू करेंगे। भाषा की बात वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। इसमें आपको शब्द दिए हैं, आपको उनका विपरीत मतलब उल्टा अर्थ लिखना है। विपरीतार्थक मतलब होता है उसका उल्टा। तो लाभ का क्या होगा बच्चों, लाभ का विलोम होगा हानि। लाभ का क्या होगा, हानि। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है खत्म। खत्म का क्या होगा, खत्म में खत्म हो जाना, का क्या हो जाएगा, शुरू। क्या होगा, शुरू। उसके बाद है निश्चय। निश्चय का क्या होगा, अनिश्चय। निश्चय का क्या होगा, अनिश्चय। उसके बाद है कठिन। कठिन का क्या हो जाएगा, सरल। कठिन का क्या विलोम होगा, सरल। उसके बाद है अंत। अंत का क्या होगा, प्रारंभ। अंत का क्या होगा, प्रारंभ। उसके बाद है बहादुर। बहादुर का क्या होगा बच्चों, कायर। बहादुर का क्या होगा, कायर। तो ये अभ्यास 1 पूरी हो गई है। अब आते हैं अभ्यास 2 पर। अभ्यास 2 है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। अभ्यास 2 क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है का समय काटना। इनके आपको केवल अर्थ लिखने हैं। समय काटना मतलब किसी तरह समय बिताना। किसी तरह समय बिताना। इसके बाद है खा छुटकारा पाना। इसका अर्थ क्या होगा, किसी चीज से पीछा छुड़ाना। इसका अर्थ क्या होगा, किसी चीज से पीछा छुड़ाना। क्या होगा, किसी चीज से पीछा छुड़ाना। गा है आंखों का तारा। गा है आंखों का तारा। आंखों का तारा का क्या होगा बच्चों, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा क्या क्या होगा, बहुत प्यारा होना। इसके बाद है घ 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, भाग जाना।
उसके बाद अंगा है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का क्या होगा? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। उसके बाद है च, कान का कच्चा। कान का कच्चा। कान का कच्चा का क्या होगा? अपने विवेक से काम ना लेकर किसी की बातों पर भरोसा कर लेना। अपने विवेक से काम ना लेकर किसी की बातों में भरोसा कर लेना। बच्चों आपका ये भी अभ्यास पूरा हो गया है। अब है अभ्यास 3। पाठ में से ऐसे ही 5 शब्द छांट कर लिखिए। कैसे ही शब्द छांट कर लिखने हैं? प्रस्तुत पाठ में कुछ विदेशज यानी विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया भी था विदेशज शब्द, विदेशी शब्द। तो पाठ में कुछ विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ जैसे कि बादशाह। तो पाठ में से ऐसे ही 5 शब्द छांट कर लिखने हैं। आपको ऐसे ही 5 शब्द छांट कर लिखने हैं। तो मैं आपको वो शब्द बता रही हूं। रोजाना, दूसरा है जहांपना, तीसरा है शौक, चौथा है दवाइयां और पांचवा और आखिरी किस्से। ये सब क्या है? विदेशज शब्द हैं। ये भी आपके अभ्यास पूरी हो गई है। अब आते हैं अभ्यास 4 पर। निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। तो चलिए करना शुरू करते हैं। ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। का है फिर क्या हुआ कहना छोड़ेंगे जब आप। ये गलत लिखा हुआ है, इसके क्रम को हमको ठीक करना है। तो क्या होगा? जब आप फिर क्या हुआ कहना छोड़ेंगे। क्या फिल करेंगे? जब आप फिर क्या हुआ कहना छोड़ेंगे। फिर खा है कि भी उसने कोशिश बहुत। उसका सही क्या होगा? इसको क्रम में सही करेंगे तो उसने भी बहुत कोशिश की। उसने भी बहुत कोशिश की। गा है पड़ गए बीमार अकबर बादशाह बार एक। इसको सही करके लिखेंगे तो क्या होगा? एक बार बादशाह अकबर बीमार पड़ गए। क्या हो जाएगा सही क्रम? एक बार बादशाह अकबर बीमार पड़ गए। उसके बाद है गए हो परेशान बीरबल। उसका सही क्रम क्या होगा? बीरबल परेशान हो गए। बीरबल परेशान हो गए। फिर अंगा है हुआ क्या फिर। इसका सही क्या होगा? फिर क्या हुआ। इसका क्या सही होगा? फिर क्या हुआ। तो ये भी आपका अभ्यास 4 पूरा हो गया है। अब आते हैं अभ्यास 5 पर। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में
होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। तो निर्देशानुसार आपको वाक्य बदलने हैं। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं और ब्रैकेट में उन काल दिए गए हैं, उन कालों के अनुसार आपको इनके वाक्य बदलने हैं। चलिए ये अभ्यास पाठ मैं आपको ब्लैक बोर्ड में करा देती हूँ। का है दरबारी आकर अखबार को कहानी सुनाने लगा। इसको हमें किस में बदलना है? भूतकाल में। तो इसको भूतकाल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दरबारी आकर अकबर को कहानी सुनाता था। भूतकाल में क्या होगा? बीते हुआ समय, जो समय निकल गया है। तो अकबर, दरबारी आकर अकबर को कहानी सुनाता था। खा है बीरबल कहानी सुनाने आएंगे। तो ये क्या, इसको किस में बदलना है? वर्तमान काल में। तो ये का था, अब खा क्या है? बीरबल कहानी सुनाने आया। वर्तमान काल में बदलना था ना। ठीक, आगे है गा पक्षी दाने चुग रहे हैं। तो इसको भविष्य काल में बदलना है। पक्षी दाने चुग रहे होंगे। भविष्य काल मतलब जो आने वाला समय है। पक्षी दाना चुग रहे होंगे। नहीं, पक्षी दाना चुग रहे, पक्षी दाने थे। भविष्य काल में बनाना है ना, तो पक्षी दाना चुग रहे थे। ठीक, आगे घ है आखिर कितने पक्षी आएंगे। इनको किसमें बदलना है? वर्तमान काल में। आखिर कितने पक्षी आए। वर्तमान काल में क्या होगा? आखिर कितने पक्षी आए। आपका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही। आगे का मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions. Here, welcome you all in the online classes. Students, this is your English literature period and I am going to continue your written work of your chapter number 3rd, which is Tenali Paints a Horse. As we know that we have completed this drama in the previous videos and we have already completed the hard work, word meaning, missing letters and who said to whom of this chapter. Okay, there were 5 who said to whom in the previous video, the last thing which we have done. Okay, so students, we need to start, we need to continue the written work. So your next heading is very short answers. Okay, so after who said to whom, just write down very short answers in the next line and underline this. Okay, so before starting writing, I must tell you that your spelling should be correct and you have to complete your work on the given time and make sure that the homework which I have given you, which I will give you, that you have to complete your homework and your learning work at the given time. Okay, so students, let's start the very short answers. After heading, then underline that heading, then write down your first question, that who was the king of Vijayanagar. As we know that this drama is all about
Fort means king and their courtiers. Okay. So, and related to the artist paintings. Okay. As we have completed the story, this is means that king and all the jesters are lived in the Vijayanagar. So here the first question: who was the king of Vijayanagar? So the answer is King Krishnadev Arya. Okay. Means Raja Krishnadeva Arya was the king of Vijayanagar. Krishnadeva. Okay. Make sure that you are writing the spelling should be correct. Okay. So I am repeating the question and answer again. Who was the king of Vijayanagar? And the answer is King Krishnadeva Arya. Okay. So the second question is, who is Tenali Raman in this drama? So the answer is poet and jester at the court. As we know that Tenali Raman was very intelligent and known for his wit. Okay. So who was Tenali Raman in this drama? Tenali Raman was poet. He was really a good poet just because he read poetries, and jester that give ideas and make us sure on good decisions about the court that for the benefit of that court or that king. Okay. So poet and jester at the court. And after the second question, here is question number third. How much time Tenali Raman take to prepare a painting? As in the drama, we already know that Tenali Raman make a bet to the artist that he can prepare a better painting than his painting. So he asks to the king that please give me some time to prepare a better painting from these paintings. Okay. So how much time Tenali Raman take to prepare a painting? The answer is 1 month. Tenali Raman asked to the king about 1 month, that he want 1 month time to prepare a better painting than the artist painting. And why he made the bet to the artist? Just because he looked very displeased with the paintings of the artist. Okay. So we have completed the very short answers. So make sure that when you are changing the section, means when you are changing the exercise, means if you have completed the one exercise and come to the next exercise, then you have to draw the separation line, or you can draw the 2 or 3 lines to let anyone know that these are the separation. Okay. So next thing is short answers. Okay, write down the heading after very short answers and underline this. Okay. So question number 1. Why did Tenali Raman look displeased? And what's the meaning of displeased? Not happy. Okay, unhappy, not interested, like something. Okay, and the answer is Tenali Raman looked displeased by seeing the artist's painting because it looks incomplete to him, and Tenali didn't find any great thing about paintings. Okay, as we know that when the artist showed his painting to the king, then Tenali Raman was very unhappy with seeing that artist painting, just because he didn't find any great thing or any interesting thing of the artist painting. Okay, so that's why he looked very displeased. I am repeating the question again. Why did Tenali Raman look displeased? And the answer is Tenali Raman looked displeased by seeing the artist painting because it looked incomplete to him, and Tenali didn't find any great thing about paintings. Okay, so come to the next question, means next short answer. That question: how did the king
rewarded the artist, what would you have done if you had been in the king's place? Means the behavior that the king had when the artist showed his painting to the king. Means here the question is, how did the king reward it to the artist? Means how the king react or behave when he showed his paintings to the king, and if you were in the place of king, what would you react or what would you do when you are in the place of king? So here, let's answer the first part of the question. Means how did the king rewarded to the artist? King appreciate the artist for his paintings. Okay, means king say good thing that you really painted a very good painting, that these paintings shows the peace of the village. As like these sentences, he really appreciate the artist, okay, at his court for his paintings and rewarded him with saying, and he rewarded him by saying that you stay at the court and prepare more paintings like this for my court. And he rewarded that artist that you have to stay here and prepare more beautiful paintings like this for my court to look like a better court. Okay, and this is the reward for the artist from the king, and the artist really feels very good with this reward. And next question means next part of the question, what would you have done if you had been in the king's place? Okay, and the answer for this part is yes. Means if you are saying yes, that means you are agreed with the behavior or reaction of the king, and king did a very good job as he rewarded by the king to stay there. Okay, so yes, if I would be in the king's place, I would do the same for that appreciative work. Obviously, a painting needs an imagination, and that artist really prepared a very beautiful paintings according to the king. And if I were in the place of king, then I do the same for that appreciative work of the artist. Okay, so we have completed up to 2 short answers, and students, write down your homework. Complete your notebook. And learn one reading of chapter number 3rd. Means you have to learn the word meaning of chapter number 3rd, Tenali Paints of Horse, and you have to complete your notebook after these questions. Okay, and we will do the rest of the questions in the next video. So students, that's all for today. Thank you so much and have a great day. Good morning, students. This is your history teacher from Shivaji Group of Institutions. I welcome you all in the online classes. So students, before start today's class, let's recall what we have learned in the last classes. So in the last classes, we have read this chapter, that is chapter 4. Chapter name is Major Landforms, and in this chapter we had read about various types of landforms which is found on the earth surface. So our chapter reading got finished in the last lecture. So today we will start the book exercises of this chapter. So for that, students, take out your book, open page number 24. So today we will do these exercises. The first exercise is fill in the blanks. Exercise A.
land masses cover about blank of the Earth's surface. So in this, what we have to do in this? In this, you have to write the percentage of land masses on the Earth's surface. So in the chapter we had read about that our Earth is covered with water from 71% and land with 29%. So here we will write land masses cover about 29% of the Earth's surface. The second one is the blank and the are very old mountains. So what you have to do is this, you have to write the name of the two old mountains. So in the chapter we had read about that Appalachian and the Aravalli are the two very old mountains. So on the first line we will write Appalachian. And in the second line we will write Aravallis. These are the name of the two very old mountains. The third one is the blank is the world's highest and largest plates. So, in the chapter we have read about plates, and here we have to write the name of the world's largest and highest plates. So, in the chapter we had read about that the Tibetan Plateau is the world's highest and largest. So, here we will write Tibetan Plateau. Tibetan Plate is the world's highest and largest plate. Now I am going to erase this. So I will write the folder with one. Number 4 is canyons, waterfalls, canyons, waterfalls and rapids, canyon, waterfalls and rapids are formed in the blank course of the river. So, in which course of river canyons, waterfalls and rapids are formed? So, in the chapter we had read about that canyons, waterfalls and rapids are formed in the upper course of the river. So, here we will write upper course. Number 5 is hills of sands in a desert. Hills of sands in a
desert. Hills of sands in our deserts are known as so in the chapter we have read about that hills of sands in our deserts are known as sand dunes. So here we will write sand dunes. Now this exercise is finished. I'm going to recall all from the first one. First one is land masses cover about, and on the blank you will write 29% of the earth surface. The second one is the Appalachian and the Aravallis are very old mountains. On the first blank you will write Appalachian and the second one is Aravallis. The third one is the blank is the world's highest and largest plate, and the answer on the blank you will write Tibetan Plateaus. Number 4 is canyons, waterfalls and rapids are formed blank in the course of rivers. So canyons, waterfalls and rapids are formed in the upper course of river. Number 5 is hills of sands in a desert are known as sand dunes. So students, today we will do only this exercise. We will do the next exercise in our next class. Now note down your today's homework. Your today's homework is you have to read lesson 4. Read lesson 4. This is your today's homework, which is starting from page number 20. So students, that's all for today. Thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes. I am your maths teacher from Shivani Group of Institution. Students, as you know that we are in our chapter 3rd. Okay, so we are in chapter 3rd. So chapter 3rd. Students, can you tell me the name of chapter 3rd? The name of chapter 3rd is operations on large numbers. Operations on large numbers. So students, if you have remembered, we have finished question number A of exercise 3F in our studies class. We will continue with exercise 3F in our today's class because some questions are left. But first of all, we will discuss in our short review about question number A, which we have solved in exercise 3F. So question number A was where we have used the properties. Using the properties, multiplication, fill in the blanks. So this question number A follows 3 types of properties. First is order property. Here, if the question is 2, 6, 5, 1 multiplied with 3, 8, 7, 9 is equal to 3, 8, 7, 9 multiplied. Student, what will be here? This is a property of order. It means order property. If the order is change of the numbers, so it is necessary that product will not change. So here the orders are changed in both sides. So you can see A into B equal to B into A. What is the A? 2, 6, 5, 3, 1. So you will fill here 2, 6, 5, 3, 1 like this. Okay. Next is property of 0, which is if you will multiply any number with 0, you will receive the number back. If you will multiply any number with the 0, you will receive the number back. Here students, you can see in the second question, this number is going to multiply with a number and you are receiving this number back. So this is
here you are getting the number back. It means this is the property of 1. The number must be multiplied with 1. Then you will receive your number back. Okay. Next. So here this number is multiplying with a number and we are receiving 0. So here what will be the number? In the condition of 0, if you will multiply the number with 0, you will receive the 0 back. So here you are receiving the 0. So here will be the number 0. You will multiply the number with 0 and you will receive the 0. Okay. So student, these questions of your studies class. Now we will start our today's class. In today's class, we will start with question number B of exercise 3F for this open page number 34, where you will see question number B, which is multiply. Question number B, which is multiply. So student, here you can see this type of multiply we have in this question. 1, 9, 7, 2 multiplying 80. So student, you will write the solution, arrange the numbers in the multiplying position like this, and you will do the multiply. First number you will select, which is in the ones position, that is 0. So 200, 270, 290, 210. Now coming 8, 8 to just 16, 6 is here, 1 is in carry. 8 7 are 56, 56 and 157, 7 will be here, 5 is in carry. 8 9 are 72, 72 and 5, 77, 7 is here, 7 is in carry. 8 1 are 8, 8 and 7, 15. Now add them. 0, 6, 7, 7, 5, 1. Now arrange them in comma like this. So student, this is your answer. These type of questions you have in your question number B, where you can do the multiply like this. Okay. Now we will see question number C, which is also multiply. Here you will see the questions like 6, 1, 9, 4 multiplied with 200. Now, like, so first of all, arrange the numbers in multiply position. 6, 1, 9, 4 multiplied 200. Do the multiplication. Always first select the number which is in the right side with ones position. 040, 090, 010, 060. Cross again 0. 0, 0, 0, 0. Now coming to 2 4 ja 8, 2 9 ja 18, 8 will be here, 1 is in carry, 2 1 ja 2 and 1 3, 2 6 ja 12. Okay. Now add them. 0, 0, 8, 8, 3, 2, 1. This is your answer. Okay. Now you will see the next question number D. Question number D is find the product. Question number D is find the product. So in this question, you will solve these type of question like 496 multiplied with 3000. So student, how can you multiply? First of all, write solve. Then arrange the numbers in multiplying position like this. Start multiply. First of all, from the right side with ones position 0. 0 6 0 0 4 0 0 4 0 6 0 0 9 0 0 4 0. Cross again with 0 0 0 0 again with 0
here, 2 is in carry. 3 4s are 12, 12 and 2, 14. Now add them. 0, 0, 0, 8, 8, 4, 1. Now arrange in comma 0, 0. Now 1 0 0 0, 1 stays 100, there will be comma, 8 8, there will be comma, 4 1, there will be comma. This is 14,88,000. This is your answer. So students, this type of question you have in your question number D. Now you have completely finished your exercise 3F. So your homework is complete. Exercise 3F. Complete exercise 3F on page number 34. This is 4. Okay. You can see this is 4. 34. This is your page number. So students, this is all about today. We have completed exercise 3F in our today's class. So students, this is all about today. We will continue this chapter in our next class. Till then, complete your work. Keep doing revision. Thank you to all for attending today's class. A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions. Here, welcome you all in the online classes. Students, this is your science period and I am going to continue your written work of your second chapter, which is Human Skeletal System. Okay? So, in this chapter or in the previous video, we have already read about the skeletal system, means human skeleton, human joints, means how many types of joints in our body, how many types of muscles in our body. Okay, we have also completed the hard words, missing letters and related exercise of this chapter, then very short, then short, and this time come to the long answer. Okay, so after the short answers, just draw 2 or 3 lines, or you can draw a separation line, means as a highlighter. Okay, then you have to write the long answer heading and underline this. Okay, so write down the heading and underline this. Note down your question that explain all the types of joints briefly with diagrams. Means in this question you have to write all the types of joints that are present in our body. As we know that in the chapter we have, and on the right side of your book at page number 15-16 like something, there is a yellow color box. In that there are all types of joints are written there. Okay, you can also take help from the book that in this question you have to write all the 4 types of joints with their diagram and with their characteristics, that why they called that type of joint. Okay, so write down your question. I am repeating the question again. Explain all the types of joints briefly with diagrams. Okay, and the answer. Okay, there are 4 types of joints in the human body, which are as follows. So after follows, you can change the line and write down your first type of joint, ball and socket joint. I have already explained you all types of joints during explanation of that chapter. So ball and socket joint. So for this type of joint, write the points. A ball shaped end bone is fitted in cup shaped another bone. Means a ball shaped bone, just like this, a ball shaped end of one bone is fitted in cup shaped like of another
Now ball and socket joint is this. You have to draw this diagram and on the left side of the answer. Second type of joint, pivot joint, and the points for the pivot joint, the rounded end of the bone twist around in a hole of another bone, means and rounded end of one bone is fitted in the hole of another bone. Okay, and this type of joint is found in between skull and backbone. Okay, so and the diagram related to this point is this one. Third type of joint, hinge joint. This joint is like hinges of a door. As we know that when you are opening the door, the connected point of the door with the edge of the pane, okay, window or a door. The pane of the window is connected to the hinges like this. Okay, so here that's like the hinges of the door. Okay, so here this acts as hinges between the two bones, and this type of joint is found in elbow, knees and fingers. In the elbow and in the knees. Okay, so the diagram for this hinge joint is this one. You have to draw the left side of the hinge joint. Okay, fourth one, gliding joint. That means last type of joint is gliding joint, and the characters means points for this type of joint is, in this type one bone can slide over another bone. Means in this type of joint one bone is like on the upper side of the another one, and this one can slide while you are moving your hand, while you are moving your ankles. Okay, so ankle, leg. So this type means one bone on the lower side and one bone on the upper side, and slide on each other. Okay, so it is found in wrist, ankles and in the backbone, and you have to draw this diagram in the left side of the gliding joint. Okay. So, how many types of joints are there? There are 4 types of joints. First one, ball and socket joint. A ball-shaped end bone is fitted in cup-shaped another bone. This type of bone is found in hip and shoulder. Second one, pivot joint. The rounded end of the bone twists around in the hole of another bone. This type of joint is found in between skull and backbone. Third type, hinge joint. This joint is like hinges of a door. This type of joint is found in elbow, knees and fingers. Fourth one, gliding joints. In this type, one bone can slide over another bone, and it is found in wrist, ankles and in backbone. And you have to draw all the 4 diagrams on the left side of your question. Okay. So students, we will do the next exercise after this long answer. There is only one long answer. Okay. So, the next heading is give reasons of the following statements. Means you have to give the reasons of the given statements, that why this statement is correct. You have to give the reasons. Okay. So the first statement is, we cannot move our bones without muscles. Okay. And the reason for this statement is because muscles provides support to the bones to move as it can't move by themselves. I am repeating the reason again. Because muscles provide support to the bones to move as it can't move by themselves. Okay. So let's come to the second statement. The rib bones are curved and form a cage-like structure. And why they form a cage-like structure? So the reason for this statement is, for
rib cage that is present in our chest. Okay. So come to the third statement. We should always sit and stand straight and walk upright. And why we always sit and stay straight and walk upright? So the reason for this statement is because proper or good posture keeps our body in perfect shape and help us to stay healthy and makes us look smart. Okay, so that's why we need to sit and stay always, sit and stand always straight and walk upright. Okay, I am repeating the reason again because proper or good posture keeps our body in perfect shape and helps to stay healthy, and makes us look smart. Okay, so we have give reasons of the following statement. There are only 3 statements in this exercise. So students, write down your homework. Complete your notebook. Okay, so students, we have completed the second chapter with the written work also. So we will start the next chapter, means third chapter, from the next video. So students, after this we will do today and we will start the next chapter by next video. So that's all for today. Thank you so much students. Have a great day. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आपकी बुक से मैं 4th लेसन पढ़ा चुकी हूँ। आज बच्चों मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 5 अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। अकारांत क्या होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। और पुल्लिंग आपको पता है संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी जिससे पुरुष का बोध हो जिन शब्दों से, वो पुल्लिंग है। जिनसे स्त्री का बोध हो वो स्त्रीलिंग, और जिनसे ना पुरुष का बोध हो, बोध यानी ज्ञान, जिनसे ना पुरुष जाति का बोध हो और ना स्त्री जाति का, वो किसमें आएंगे? नपुंसकलिंग में। तो इस तरह से बच्चों संस्कृत में कितने लिंग हुए? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये 3 लिंग है। और संज्ञा शब्द यानी संज्ञा शब्द होंगे, अकारांत होंगे, पुल्लिंग होंगे वो शब्द, और संज्ञा भी होंगे। ठीक है, संज्ञा तो आपको मालूम है, नाउन। ठीक है, नाउन संज्ञा यानी जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का पता चलता है वो संज्ञा शब्द होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपके चैप्टर में जो भी आप पढ़ेंगे वो अकारांत, पुल्लिंग, संज्ञा शब्द होंगे। ठीक है, अब आइए आपको हम बताते हैं कि अकारांत क्या है। अकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में आ स्वर हो। मैंने अभी पिछली वीडियोस में आपको बताया है ना कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी व्यंजन में स्वर मिला होता है। क्या आपको मैंने बताया था? तो जिन शब्दों के अंत में आ स्वर होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? अकारांत। जैसे शब्द देखिए देवः, तो देवः में ये तो विसर्ग है। अब वां जो है क्या है? व्यंजन है ना, तो
व्यंजन में कौन सा स्वर मिला है ये जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा। जैसे हम बोलते हैं देव, विसर्ग को छोड़ दीजिए, देव, देव, तो वा में कौन सा स्वर निकल रहा है? आ। वा का मतलब वा यानी आ स्वर निकल रहा है। तो ये जो देव शब्द है इसे हम क्या कहेंगे? ये अकारांत है, यानी इसके अंत में आ स्वर, ठीक है। और ये देव शब्द पुल्लिंग है ना। इसी तरह आप देखिए, चंद्राहा, सूर्याहा, शिक्षकाः। अब इसका विसर्ग हटा करके आप शब्द बोले चंद्र, आ निकला, द्र। इसी तरह सूर्य, आ है। शिक्षक, शिक्षक, का में कौन सा स्वर हुआ? आ। तो ये इस तरह के जो भी शब्द होंगे हम उनको क्या बोलेंगे? ये अकारांत है। इसी तरह बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम अभी आपको बता रहे हैं भानु। अब देखिए इसमें ऊ है लास्ट में, तो हम इसको कैसा शब्द कहेंगे? ये उकारांत है। नदी, नदी, ई बड़ी है ना, नदी, तो ये कौन सा शब्द हुआ? ईकारांत। तो इस तरह से स्वर के द्वारा ही हम शब्दों की पहचान करते हैं कि ये अकारांत है, उकारांत है, ईकारांत है, किस तरह का ये शब्द है। तो अब आपको पता चल गया ना कि जिन शब्दों के अंत में आ स्वर हो उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। क्लियर? और ये जितने शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं ये अकारांत तो है ही, ये पुल्लिंग भी है, ठीक है। और आपकी बुक में बच्चों देखिए ये सारे जो शब्द लिखे हुए इनकी पिक्चर्स भी दी है, तो ये सारे पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं। जैसे शिक्षकाः, छात्राः, श्यामपट्टाः, पुस्तकालयाः, विद्यालयाः, सूर्याः, चंद्राः, तारकाः, देवाः, मेघा। ये जितने भी शब्द हैं ये जो है अकारांत शब्द हैं। इन शब्दों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ शब्दों की मैं मीनिंग बता दूं। यहाँ पर शुका मीन्स तोता होता है, पिका मीन्स कोयल, काका कौवा, और तो सेम वर्ड ही है। कुक्कुरा कुत्ता, मत्स्या मछली, मकरा मगरमच्छ, मंडूका मेढक, कच्छपा कछुआ, रजका धोबी, शौचिका दर्जी, कृषका किसान, चिकित्सका चिकित्सक, पत्रवाहका डाकिया, पर्यंका पलंग, दूरभाषा दूरभाष, विद्युत दीपा बिजली का बल्ब, घटा घड़ा, राष्ट्रध्वजा राष्ट्र ध्वज। तो इस तरह से बच्चों ये जितने भी शब्द आपकी बुक में दिए हैं ये सब अकारांत है। क्लियर? इसके बाद ये देखिए वर्ड मीनिंग्स दी हैं, ये वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है। ओके, ये वर्ड मीनिंग आप लिखे भी अपनी नोटबुक में और याद भी करें, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो ये चैप्टर है अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, आपको इसमें ये समझ लेना है कि अकारांत शब्द क्या होते हैं, ठीक है। और जितने भी शब्द दिए हैं उन्हें आप रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये सभी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। ओके, इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स लिखा रही हूं, ठीक है। हाँ बच्चों, मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द के बारे में भी पढ़ाया, ठीक है। अब बच्चों ये नोट्स है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब जो मैं आपको यहाँ बोर्ड में लिख के दिखा रही हूँ ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चैप्टर 5 अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द आप शीर्षक डालेंगे और इसके बाद आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपको साइड हेडिंग डालनी है अकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ स्वर हो उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है।
जैसे देवः। देवः में देखिए वा व्यंजन है और उसमें आ स्वर मिला हुआ है और विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स वा में आ क्या है, स्वर है। तो देवः शब्द के अंतिम वा व्यंजन में आ स्वर होने से यह अकारांत शब्द हो गया, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग लगा देने से, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द है देव, है ना, मैंने आपको बताया ना, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है देव। अब हम इसमें अगर विसर्ग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये संस्कृत शब्द बन जाएगा। ये हिंदी से संस्कृत शब्द बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जिस शब्द के अंत में हम विसर्ग लगा देंगे तो वो संस्कृत शब्द बन जाएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग का ये चिन्ह बनाएंगे, लगा देने से वह संस्कृत पद बन जाता है। पद यानी शब्द। जैसे मूल शब्द मयूर, अश्व, ठीक है। अब हम इनमें देखिए हम विसर्ग लगा देते हैं। मयूर शब्द में विसर्ग लगा देंगे तो ये शब्द बन जाएगा मयूरः। अश्व शब्द में हम विसर्ग लगा देंगे तो ये शब्द बन जाएगा अश्व, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अकारांत जिन शब्दों के अंत में आ स्वर हो उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे देवः शब्द के अंतिम वा व्यंजन में आ स्वर होने से यह अकारांत शब्द है। क्लियर। अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग लगा देने से वह संस्कृत पद बन जाता है। जैसे मूल शब्द संस्कृत शब्द, मूल शब्द है मयूर, संस्कृत शब्द है मयूरः। मूल शब्द है अश्व, संस्कृत शब्द है अश्व, ठीक है। तो बच्चों इतना ये आपने समझा है कि ये अकारांत शब्द, ये आपको नोट्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में। अब मैं आपको लिंग परिचय पढ़ाती हूँ। हाँ बच्चों, अभी आपने पढ़ा अकारांत शब्द। इसके बाद देखिए लिंग परिचय। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। देखिए हेडिंग डालेंगे आप, सेंटर हेडिंग लिंग परिचय। फिर लिखना स्टार्ट करिए, जिन शब्दों से किसी के पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो यानी ज्ञान हो या पता चले, उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से किसी के पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम नपुंसक, ठीक है। जिन शब्दों से पुरुष का बोध हो उसे पुल्लिंग और स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे ना पुरुष और ना स्त्री का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंगम, पुल्लिंग के उदाहरण है बालाः, कृष्णाः, मयूराः। स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग का उदाहरण है बाला, यशोदा, घटिका, घटिका मीन्स घड़ी होता है। नपुंसकलिंगम यानी नपुंसकलिंग, इसके उदाहरण है पुस्तकम, पत्रम, नेत्रम। क्लियर। इस पे से देखिए लिंग परिचय। जिन शब्दों से किसी के पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। जिन शब्दों से पुरुष का बोध हो उसे पुल्लिंग और स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे ना पुरुष और ना स्त्री का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंगम बालाः, कृष्णाः, मयूराः। स्त्रीलिंगम बाला, यशोदा, घटिका। नपुंसकलिंगम पुस्तकम, पत्रम, नेत्रम। ठीक है बच्चों, तो ये नोट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है।
के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया अकारांत पुल्लिंग शब्द, संज्ञा शब्द। ये अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द कौन से होते हैं ये मैंने आज आपको डिटेल से पढ़ाया है, और ये नोट्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो ये नोट्स बस यहाँ पर ही फिनिश हो रहे हैं बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी, जिसे अनुशीलन हम कहते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5 अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। तो इसकी आपने रीडिंग की, इसके आपने नोट्स लिखे। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना वर्क बहुत मन से, बहुत अच्छे ढंग से करते रहिए। नोट्स लिखने में बहुत सावधानी रखें। पहली बात तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी एक टॉपिक क्लियर हो तो उसके बाद 2 लाइन्स का गैप करके तब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, जिससे कि क्लियरिटी हो। हर एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सुंदर ढंग से अपना लेखन कार्य करें। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जहां कॉमा लगाना है कॉमा लगाइए, जहां इन्वर्टेड कॉमा लगाना हो इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। हलंत और विसर्ग का भी बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों संस्कृत विषय में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद। आपका दिन